हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ना, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय को, है ना, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप लोग अपनी कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और साथ साथ में नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो। तो बच्चों, आप लोग हेडिंग डालेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। ओके, तो इसका स्टेटमेंट क्या है पहले हम लोग ये लिख लेते हैं बच्चों। तो लिखेंगे आप, इसके अनुसार किसी वस्तु पर परिणामी बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय है। स्टेटमेंट दोबारा देखें, क्या है ये क्या कहता है कि किसी वस्तु पर परिणामी बलों के द्वारा, परिणामी बलों का मतलब है कि वस्तु पर जितने भी बल लग रहे हैं ना, उन सब का योग, यानी बच्चों नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? नेट फोर्स की। कि परिणामी बलों के द्वारा यानी नेट बल के द्वारा, है ना, जो किया गया कुल कार्य है वो किसके बराबर होता है? तो आंसर है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मान लीजिए बच्चों, आपके पास कोई वस्तु है ना, और इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना है? तो आप लिख लें के इनिशियल है। ओके, अब आपने क्या काम किया, इस पर खूब सारे फोर्स लगाए, है ना, और फोर्स के कारण आपको पता है ना, बॉडी पे वर्क होगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब किसी बॉडी पर वर्क होता है तो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। या तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो आंसर है के इनिशियल है, यानी के आई है। ओके, बॉडी पे खूब सारे फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने के बाद आपने कभी देखा कि बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होके ये हो जाता है। तो ये आपका क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ? तो आंसर है चेंज ये वाला है, के एफ माइनस के आई। वो स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, ये नेट फोर्स ने जो वर्क डन किया है उसके इक्वल है। इसका मतलब आपका जो वर्क डन होगा यहाँ, वो क्या होगा? W इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, है ना। और आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों, W इज इक्वल टू, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, बड़े के से लिखते हैं तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा के से भी। किससे लिख सकते हैं बच्चों? डेल्टा के से भी। डेल्टा के का मतलब क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी के एफ माइनस के आई। आपको लिख लेना है यहाँ आपको लिख लेना है के आई क्या है? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, के एफ क्या है? अंतिम गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। इसको याद रखना चाहिए, इसको बच्चों याद रखना चाहिए, है ना। नेट
फोर्स के द्वारा जो टोटल वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों, इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। आप भी साथ साथ नोट करेंगे इस बात को। इसका प्रूफ देखते हैं। स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। क्या है कि किसी वस्तु पर, है ना, परिणामी बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य किसके बराबर होता है? वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है ना। ये क्या है? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये क्या है? अंतिम गतिज ऊर्जा। तो ये कोष्टक वाला जो टर्म है वो क्या हो गया? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और किसके बराबर? वर्क डन के बराबर। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसके लिए बच्चों देखिए आप, इसके लिए आप देखिएगा बच्चों, ग्राउंड पर, है ना, आपके पास एक ब्लॉक है। ये लो जी ब्लॉक आपके पास, ठीक है। ग्राउंड पर आपके पास एक ब्लॉक है। ये लो मैं ब्लॉक यहाँ दिखा देता हूँ, ये लो ब्लॉक, ठीक है बच्चों। ये आपके पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का जो मास है वो कितना है? m, ठीक है। और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपका कितना है? u। कितना है? u, इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान देना आप, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u। ब्लॉक का मास कितना है? m, ठीक है। और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u। ओके, अब देखो हम इस पर एक फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स। और वो वाला जो फोर्स है बच्चों मैं ऐसे लगा देता हूँ, देखो ऐसे। ये मैंने इस पे क्या लगा दिया? फोर्स, ठीक है। आपको पता है फोर्स लगती बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा वो इस वाले डायरेक्शन में आएगा, है ना। एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा? बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आएगा, है ना, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बॉडी जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में सरकते हुए इस पॉइंट ए से मैं मान लेता हूँ कि माना ये बॉडी इस पॉइंट बी पर आ गई, ठीक है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बच्चों, वो देखो ये वाला होगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको बोलो मैं क्या लिख दे रहा हूँ? वेक्टर एस। क्या लिख रहा हूँ? वेक्टर एस। और यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है, बी पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी है, जब इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो जाता है, मैं मान लेता हूँ कि माना क्या हो जाता है? वी। क्या हो जाता है? वी। तो बच्चों आप लोग देखें क्या चीज़ है। आपके पास एक ब्लॉक था, है ना, आपने उसका मास कितना लिया भाई? m। u इसका क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। इस पे क्या लगाया आपने? फोर्स के कारण इसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन कितना बन गया बच्चों? a। एक्सेलरेशन के कारण इसका वेलोसिटी अब बढ़ता रहेगा और ये बॉडी आगे बढ़ेगी। जब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? s। ये कहाँ पहुँच जाता है? पॉइंट b पर। और पॉइंट b पर इसका वेलोसिटी u से चेंज होकर कितना हो जाता है? v। भाई वस्तु त्वरित है ना, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। a पर इसका वेलोसिटी कितना था? u। तो जब ये b पर पहुंचेगा तब इसका वेलोसिटी माना कितना हो जाता है? v। ओके, अब देखिए कुछ बातें मैं लिख देता हूँ। डायग्राम आपने बना लिया, कुछ बातें मैं लिख देता हूँ। u क्या है? तो बच्चों आंसर है प्रारंभिक वेग। आप लोगों को भी लिख लेना है। v क्या है? ये अंतिम वेग है बच्चों, ठीक है। s क्या है? ब्लॉक का विस्थापन। f क्या है बच्चों? ब्लॉक पर कार्यरत नेट बल। एक ही बल लग रहा है, यही नेट बल है, यानी यही परिणामी बल है, कार्यरत नेट बल, ठीक है। और a क्या है? बच्चों? तो आंसर है a आपका है ब्लॉक का त्वरण। और m क्या है?
तो बच्चों आंसर है ब्लॉक का द्रव्यमान, ब्लॉक का द्रव्यमान। ठीक है, थोड़ी लिखवाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसका प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों u, आपने इस पर क्या लगाया फोर्स, फोर्स के कारण इसमें क्या आएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के कारण s, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा v। ओके, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, देखिए बच्चों अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। आप लोग लिखेंगे, ऐसा लिखने के बाद आप लिखेंगे गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से। ठीक, तीसरा समीकरण क्या कहता है बच्चों, तीसरा समीकरण कहता है v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये v आपका अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है और s इसका क्या है विस्थापन। और आप लोग देख रहे हो ब्लॉक किस त्वरण से चल रहा है, a त्वरण से, है ना। जब ये कितना विस्थापन तय कर लेता है s, इसका वेग कितना हो जाता है v, और इसका प्रारंभिक वेग बोलो बच्चों कितना था u, है ना। तो इस प्रकार के जब प्राचल हैं तो इसके लिए आप गति का तीसरा समीकरण लगाओगे तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा कि s दूरी तय करने के बाद जिस कण का प्रारंभिक वेग u है उसका जो अंतिम वेग v है उसका वर्ग ये होगा, यानी v स्क्वायर बराबर क्या होगा u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चों क्या ऐसा लिखा जा सकता है, क्या बच्चों ऐसा लिखा जा सकता है, क्या बच्चों ऐसा लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, बोलो लिखा जा सकता है। अब मैं लिख रहा हूँ दोनों ओर हाफ m का गुणा करने पर, दोनों ओर हाफ m का गुणा करने पर, तो बच्चों इधर भी हाफ m का गुणा कर दिया, ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, और RHS में भी देखो हाफ m का गुणा कर दिया और ये बच्चों क्या है 2as। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों इस 2 को 2 से काट दो। ठीक है, इसको मैं लिखूँगा 1/2, क्या लिखूँगा mv स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/2 m को इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 1/2 m u स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा बच्चोंmas। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखो आप लोग, ये जो हाफ ऑफ mv स्क्वायर है ना, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, इसको kf लिख दूंगा। ठीक है, और जो आपका हाफ m u स्क्वायर है ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं ki से लिखूंगा, इज इक्वल टू जो आपका ma है उसको बच्चों मैं f से लिखूंगा, और गुणा में मैं क्या लिख रहा हूँ s। ये चीज़ें मैं क्यों लिख रहा हूँ आप लोग इसको देखेंगे बच्चों। पार्टिकल जब पॉइंट ए पे था, है ना, उसका वेलोसिटी कितना था u, ये इनिशियल वेलोसिटी था, मास कितना था m, तो इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको लिखना आता है हाफ ऑफ m इंटू वेलोसिटी का वर्क करते हो, तो वेलोसिटी कितनी है u, तो इसका वर्क कर दो, है ना। जब आपने इस पर फोर्स लगा दिया तो इसमें क्या आया एक्सेलरेशन, इसका स्पीड बढ़ता रहा, और जब ये पॉइंट बी पर आ जाता है स्पीड बढ़कर v हो गया, है ना। तो पॉइंट बी के ऊपर मैं पूछूं कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये वाला इसका क्या है बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो आप बोलोगे हाफ ऑफ मास इंटू वेलोसिटी का वर्क, और वेलोसिटी u से बढ़कर कितनी हो जाती है v, और आपको इसका क्या कर देना है बच्चों वर्ग। तो ये आपका क्या है ki और ये आपका क्या है kf, है ना। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो आप साइड में लिखोगे, आप लिखोगे हाफ mu स्क्वायर, ये क्या है बच्चों ki, है ना, हाफ mv स्क्वायर, ये आपका क्या है kf, ये आपका क्या है kf। ठीक है, अब बच्चों देखो गति का जो दूसरा नियम है ना, मैंने बताया था आप लोगों को कि गति का जो पहला नियम है वो क्या बताता है, बल की कार्यकारी परिभाषा को, है ना। और गति का जो दूसरा नियम है वो क्या बताता है, बल की मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक परिभाषा को, है ना। दूसरे नियम से हमें यह पता लगता है कि वस्तु पर जो बल लगाया जा रहा है उसका मान कितना है ना। तो बच्चों देखिए आपका जो ये ब्लॉक था इसका मास कितना था m, है ना। और जैसे ही आपने इस पर क्या किया बच्चों, ये फोर्स लगाया तो आपको बोला गया है कि इसमें कितना त्वरण बन जाता है a, है ना। तो गति का दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी पार्टिकल पर जिसका मास m है
फोर्स लगाने के बाद यदि उसमें ए त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो उस पर जो बल लगाया जा रहा है उसका जो मान है वो कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ देखो ये मास है और ये एक्सेलरेशन है ना, और मास इंटू एक्सेलरेशन तो क्या है, ये वाला फोर्स। तो बोलो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, F। क्या लिखूँगा, F। तो ये वाला इक्वेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, KF माइनस KI, है ना, ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू FS, इज इक्वल टू FS। ओके, इसी को आगे बढ़ाते हैं, देखो बच्चों इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से आप लोग देखिए, ये आपको मिल जाएगा, देखो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा KF माइनस KI, ठीक है, इज इक्वल टू, चलो आप लोग बताओ मेरे को, ये FS क्या है, ये FS क्या है। चलो यदि मैं आपसे ये पूछता कि ये वाला जो ब्लॉक है ना, इस पे ये फोर्स लगा, ठीक है, तो ये पॉइंट ए से कहाँ पहुँच गया, पॉइंट बी पर, तो वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो बच्चों। तो आप कैसे निकालते हैं वर्क डन, आप कैसे निकालते हैं वर्क डन, आप कैसे निकालते हैं वर्क डन, आप बोलते वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ना, तो ये क्या होगा, FS कोस 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि इस फोर्स का डायरेक्शन है प्लस x दिशा में, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डायरेक्शन भी है प्लस x दिशा में। फोर्स का डायरेक्शन प्लस x, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन प्लस x, एंगल कितना है 0 डिग्री, कोस 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1, तो W बराबर बोलो आपका क्या आता, FS। क्या आता, FS। यानी जो आपका FS है इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, W। क्या लिखा जा सकता है बच्चों, W, यानी ये वर्क डन है। ये क्या है बच्चों, वर्क डन। ये वर्क डन किसने किया है, फोर्स ने। किसने किया है, फोर्स ने, ठीक है। और इसका ब्यौरा मैंने इधर दे दिया है, ठीक है। या इसको लिखा जा सकता है बच्चों W इज इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है बोलो, KF माइनस KI, KF माइनस KI। इसको आपने क्या किया बच्चों, बॉक्स में पैक कर लिया, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और इसको आप गौर से देखो, यही आपका क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम था, कार्य ऊर्जा प्रमेय था, है ना। इसका जो LHS आपको दिखाई दे रहा है, ये तो ब्लॉक पर वर्क डन है। यदि वर्क डन का जो डेफिनेशन है ना कि बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है ना। तो वर्क डन के डेफिनेशन से वर्क डन तो आएगा W बराबर F डॉट S, और फाइनली ये कितना आ जाएगा, W बराबर FS, है ना। और जो RHS है वो क्या है, वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब आपका ये पार्टिकल या ब्लॉक पॉइंट A पे था, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, KI, है ना। और फोर्स लगा, फोर्स के कारण वर्क डन हुआ, और वर्क डन के कारण जब ये पॉइंट B पर पहुंचा तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, KF, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि A से B पर जब ये पहुंचा तो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया, तो आप कहोगे सर फाइनल में से इनिशियल को आप माइनस कर दो, है ना। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस किया हुआ है, तो ये क्या है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बोलो क्या आ गया, वर्क डन। और यही हमें क्या बताती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है ना। तो W बराबर ये आ गया, तो इसके नीचे लिख दोगे आप, जो कि कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ये आपका क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। चलो ये तो हो गया। इसके बाद देखो एक दो सवाल करते हैं ना, एक दो सवाल करते हैं, सिंपल सवाल करते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक सवाल लिखिए, सबसे पहले एक सवाल लिखिए, सबसे पहले एक सवाल लिखिए, है ना। सवाल क्या है, देखो सवाल क्या है, सवाल ये है, लिखिए एक वस्तु पर 12 न्यूटन का बल, 12 न्यूटन का बल, उसके विस्थापन की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर लग रहा है, ठीक। वस्तु का विस्थापन 3 मीटर है,
तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपका सवाल है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है ना, फार्मूला बेस्ड सवाल है बच्चों। वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है? तो आंसर है एफ एस कोस ऑफ थीटा होता है ना। तो इसमें आप मान रख दोगे, आप इसमें बच्चों मान रख दोगे, मान रखने पर ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ कितना दिया हुआ है 12 न्यूटन, ठीक है, इनटू एस कितना दिया हुआ है भाई, एस कितना दिया हुआ है, विस्थापन कितना दिया हुआ है 3 मीटर, इनटू थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों? कोस 60 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ आ गई। यहाँ से देखिए इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। तो यह आएगा देखो W इज इक्वल टू, ठीक है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 36। कोस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 है ना। 36 को 2 से काटोगे तो कितना आएगा 18, ठीक है। वर्क डन है तो यूनिट बोलो क्या आ जाएगा? जूल। और ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो जो आपका बेसिक फार्मूला था इससे सवाल बन गया। बेसिक फार्मूला क्या था? W इज इक्वल टू एफ डॉट एस है ना, या एफ एस कोस थीटा। आपने सूत्र में वैल्यू पुट की और आपको रिजल्ट मिल गया। एक और सवाल करते हैं, लिखे बच्चों क्वेश्चन, लिखे क्वेश्चन। एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का प्रारंभिक वेग 3 मीटर प्रति सेकंड है। इस पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करने पर इसका वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये वाला सवाल आ गया बच्चों, ये वाला सवाल आ गया, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब वर्क डन पूछा गया है ना, और कई बार बच्चों के दिमाग में वर्क डन का बेसिक फार्मूला बनता है ना। बेसिक फार्मूला क्या है वर्क डन का? तो ये वाला फार्मूला है एफ डॉट एस या एफ एस कोस थीटा, ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। एफ डॉट एस या बोलो क्या है एफ एस कोस थीटा है ना। तो इस सवाल में आपको एफ तो दिखाई दे रहा है बच्चों, कितना है 2 न्यूटन। तो एफ तो है, बट एस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और थीटा का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो वर्क इस सूत्र से नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार के जो सवाल आते हैं उनमें वर्क डन आपको मिलता है किससे? कार्य ऊर्जा प्रमेय से है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो आप लोग क्या जानते हो? आप लोग जानते हो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय से। आप लोग जानते हो बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय से, है ना। क्या जानते हो कि आपका जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ऐसे, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो W इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv² माइनस हाफ ऑफ mu², ऐसा लिख सकते हो। चलो इसको दे दो आप 1 नंबर, है ना। अब जो गिवन वैल्यू है वो लिख देता हूँ मैं, गिवन वैल्यू लिख देता हूँ। आपको मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों
2 किलोग्राम। आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, बोलो ये रही इनिशियल वेलोसिटी, बोलो कितनी दी हुई है 3 मीटर प्रति सेकेंड। आपको बच्चों फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है, कितनी है 6 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। और आपको फोर्स का वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, वर्क डन बिना फोर्स के आ जाएगा। फोर्स कितना दिया हुआ है 2 न्यूटन, है ना। लेकिन देखो बच्चों, जो आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय है उसमें फोर्स का टर्म है ही नहीं, है ना। तो आपको फोर्स चाहिए नहीं, बस आपको एक तो चाहिए मास, एक आपको चाहिए फाइनल वेलोसिटी और एक आपको चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो ये जो मान है ना, ये जो मान है ये आप बच्चों एक में रख दो। ये मान मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 में रखने पर, ये मान समीकरण 1 में रख दो तो आपको क्या मिलेगा, W बराबर हाफ, m का मतलब कितना है 2 इंटू वी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36 माइनस हाफ इंटू m का मतलब 2 इंटू यू स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर है। तो बोलो बच्चों फाइनली ये कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ से ये W आपको क्या मिलता है ना। तो ये 2 से 2 काट दो और यहाँ भी 2 से 2 काट दो, ठीक है, कट गया ये तो ये कितना बचा बच्चों 36 माइनस 9, ठीक है। 36 में से आप 9 घटा दीजिएगा, घटाओगे तो W बराबर आपको कितना मिलेगा 27, कितना मिलेगा बच्चों 27, ठीक है। और आप आगे क्या लगा दोगे जूल, क्या लगा दोगे जूल। ये आपका आंसर हो गया, है ना। 36 में से 6 गया 30 बचा, है ना। 30 में से 3 और चला जाएगा 27 बच जाएगा। तो W बराबर कितना आ गया 27 जूल और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो वर्क डन निकालना हो तो ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि वर्क डन आपका जो बेसिक फार्मूला है उससे ही आएगा, है ना, F.S से ही आएगा, नहीं। आपको सवाल में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वर्क डन उससे भी आता है बच्चों, है ना। तो इस वाले सवाल में इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ था इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो बेसिक फार्मूला काम नहीं करा, है ना, किसने काम किया, वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो आपको इसको भी एक टूल के रूप में याद रखना चाहिए कि हमारा एक क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है जो हमें ये बताता है कि वस्तु पर जितना भी परिणामी बल कार्य कर रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। चलो एक टाइप का सवाल और करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे आप, ठीक है। लिखिए, एक कण की प्रारंभिक तथा अंतिम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः, 2 सवाल डाल देता हूँ इसमें पहला सवाल डाल देता हूँ 12 जूल एवं 19 जूल है और दूसरा सवाल डाल देता हूँ 25 जूल एवं 20 जूल है ना। कण पर आरोपित नेट बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यह वाला जो सवाल है वो बेसिक जो आपका फार्मूला है उससे नहीं होगा, ये सवाल नहीं होगा, ठीक है। तो करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बड़ा इजी सा सवाल है ना, बड़ा इजी सा सवाल है बच्चों। आपका वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम ये होता है ना, ये होता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब करते हैं बच्चों ए को, ठीक है। आपको इनिशियल और फाइनल क्रमशः दी हुई है, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। सवाल नंबर 2 में ये इनिशियल है और ये आपका फाइनल है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ गिवन बच्चों बोलो के इनिशियल कितना है
कितना है 12 जूल, और के फाइनल बोलो कितना है 19 जूल, है ना। तो आप एक में मान रख दो, है ना बच्चों, एक में आप मान रख दो भाई, वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन क्या आएगा बोलो, वर्क डन आएगा 19 जूल फाइनल माइनस इनिशियल, और कितना 12 जूल, और फाइनली ये आपको कितना मिलेगा 7 जूल, है ना, 7 जूल। और 7 जूल को देख रहे हो ये कौन सा वर्क है, पॉजिटिव वर्क। और मैंने बताया था पॉजिटिव वर्क होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो पहले देख लो 12 जूल थी, उसके बाद बोलो कितनी हो गई 19 जूल हो गई, है ना, इंक्रीज हुई है तभी तो पॉजिटिव वर्क का है। ओके, बी देखते हैं। बी में देखो बच्चों गिवन, बी में देखो बच्चों गिवन आपको इनिशियल कितना दिया हुआ है, ये आपको इनिशियल दिया हुआ है, कितना जूल दिया हुआ है बच्चों 25 जूल। ये आपको फाइनल दिया हुआ है, फाइनल बोलो कितना दिया हुआ है 20 जूल, ठीक है, फाइनल इस बार कम है। वैसे यदि आप देखो तो आपको पता लग रहा है, पहले देखो 25 जूल था, उसके बाद 20 जूल हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, यानी नेगेटिव वर्क है। मैंने आपको बताया था यदि किसी बॉडी पर नेगेटिव वर्क होता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होता है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है यानी नेगेटिव वर्क है ना। कौन सा वर्क है बच्चों, नेगेटिव वर्क। जैसे साइकिल जो है, जैसे आपका कोई साइकिल है, आपका कोई साइकिल है, वो तो बच्चों इधर दौड़ रहा है ना, और कोई फोर्स इस पर इधर लगा रहा है, तो इसका जो स्पीड है ना, स्पीड वो बच्चों क्या होगा, गिरेगा, और स्पीड गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गिर जाएगा। तो फोर्स इधर लग रहा है, स्पीड गिर तो रहा है लेकिन साइकिल इधर ही आगे बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों प्लस एक्स दिशा में, और फोर्स कहाँ हो रहा है माइनस एक्स दिशा में। थीटा बोलो यहाँ कितना है 180 डिग्री। तो बेसिक जो फार्मूला उससे डब्ल्यू निकालोगे बोलो क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ भी नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो आप वही बात लिख दो कि समीकरण जो आपका एक है ना, उसमें आप क्या करो, मान रख दो। समीकरण आपका जो एक है बच्चों उसमें आप मान रख दो, ये वाला आपका एक नंबर है। एक नंबर में आपने मान रख दिया भाई, ठीक है, एक नंबर में आपने मान रखा। तो W इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल कितना 20 जूल, ठीक है, और इनिशियल कितना 25 जूल, ठीक है बच्चों। तो W बोलो कितना आ गया -5 जूल। बोलो कौन सा वर्क आ गया बच्चों, नेगेटिव वर्क। कौन सा वर्क आ गया बच्चों, नेगेटिव वर्क। कौन सा वर्क आ गया बच्चों, नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो एक केस में आ रहा है पॉजिटिव वर्क और दूसरे केस में आ रहा है नेगेटिव वर्क, है ना। तो वर्क डन के इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं। चलो इसके बाद एक और सिंपल सा सवाल करते हैं, एक सिंपल सवाल और करते हैं। लिखिएगा आप लिखिएगा, क्वेश्चन में लिखिएगा आप, है ना, एक कण का अंतिम गतिज ऊर्जा। आपको क्या दिया हुआ है, अंतिम गतिज ऊर्जा, है ना, 25 जूल है। कितना जूल है 25 जूल। यदि कण पर परिणामी बलों के द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है तो कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये आपका सवाल है, सिंपल सवाल है। ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम से होगा भाई, है ना। किससे होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से होगा, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। वर्क एनर्जी थ्योरम तो ये है, W बराबर क्या होता है, KF माइनस KI, है ना। आपसे क्या पूछा गया है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी क्या पूछा गया है, KI, है ना। तो यहाँ से देखो बच्चों KI बोलो कितना आएगा, KI कितना आएगा, KF माइनस W, है ना। इसको मैंने क्या बोला बच्चों, 1। अब जो वैल्यूज गिवन है वो देखो, जो वैल्यूज गिवन है वो लिखो आप। आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ये देखो बच्चों, आपका क्या था, अंतिम गतिज ऊर्जा, और कितना दिया हुआ है 25 जूल। कितना दिया हुआ है 25 जूल। और जो वर्क डन है वो कितना दिया हुआ है 5 जूल। कितना दिया हुआ है 5 जूल, ठीक है। तो आप ये वाले वैल्यू 1 में रख दो,
है ना, मान रखने पर, ठीक है। तो ये आएगा के इनिशियल बराबर, है ना, के एफ कितना है 25 जूल, ठीक है, माइनस डब्लू कितना है 5 जूल, ठीक है। और फाइनली इसको सोल्व करोगे तो के आई आपके पास कितना आ जाएगा 20 जूल, और ये बच्चों हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। तो कहने का मतलब जो बच्चों आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, जो आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय है ना, वो एक शानदार टूल है ना। मैकेनिक्स में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के काम में हम लोग इसको लेते हैं, है ना। यदि आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ हो, है ना, और आपसे पूछता है कि वर्क डन क्या है ना, तो बेसिक जो आपका फार्मूला है F.S, है ना, उससे नहीं आएगा, किससे आएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय से आएगा। यदि आपको पार्टिकल का मास दिया हुआ है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, वर्क डन पूछे तो आप निकाल सकते हो। आपको मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, वर्क डन दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी पूछा जाए तो आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो वर्क डन के लिए 2 सूत्र आप अपने माइंड में रखोगे। कितने सूत्र माइंड में रखोगे? 2। पहला बेसिक फार्मूला W बराबर F.S, W बराबर F.S, और दूसरा क्या माइंड में रखोगे बच्चों? कार्य ऊर्जा प्रमेय को, W बराबर डेल्टा K, W बराबर डेल्टा K। बोलो बच्चों डेल्टा K क्या है? डेल्टा मैंने आपको बताया है, डेल्टा किसका सिंबल होता है बच्चों? डेल्टा किसका सिंबल होता है? चेंज का। किसका सिंबल? चेंज का। डेल्टा K यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। इनिशियल कितनी थी? KI, फाइनल कितनी हो गई? KF। तो चेंज कितना आया? KF माइनस KI, KF माइनस KI। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ओके, तो ये आपका था बच्चों काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी पढ़ रहे थे, और एनर्जी में हमने पहला जो टाइप है वो क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी, तो नंबर 2 लगा के लिखो। इसको अंग्रेजी में तो बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? स्थितिज ऊर्जा। आज इसका बेसिक बताऊंगा, है ना, आज केवल इसका बेसिक बताऊंगा, और कल इसका एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ये, पोटेंशियल एनर्जी है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। चलो आप लोग बताओ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, है ना, स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं? आप लोग बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी किसको बोला जाता है, ठीक है। कमेंट में आप लिखेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ मैं, किसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी? ये चीज़ें बेटा हम लोग 10th तक कहीं ना कहीं, है ना, पढ़ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, वर्क डन क्या होता है, उसका जो सिंपल वाला फार्मूला है, बल तथा विस्थापन का गुणनफल, है ना, सिंपल वाला फार्मूला। अधिक गुणनफल नहीं पढ़ते आप 10th तक, केवल इतना पढ़ते हो, बल तथा विस्थापन का गुणनफल, है ना। क्योंकि 10th तक जितने भी सवाल बनाए जाते हैं ना, ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगाया जाता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगा देता है अगला। तो थीटा 0 बनता है, तो सिंपल फार्मूला बन जाता है FS, कोस 0 का मान तो 1 बन जाता है ना। और ये काइनेटिक पोटेंशियल, ये चीज़ें भी अपन पढ़ लेते हैं। लिखिए कमेंट सेशन में, लिखिए आप किसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। लिखेंगे आप पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं। हाँ, तो बच्चों जनरल हम लोग क्या कह देते हैं? हम लोग यह बोल देते हैं कि किसी भी कण की या किसी भी पिंड की, है ना, किसके कारण बच्चों? किसके कारण बच्चों? स्थिति के कारण, है ना, पिंड में जो निहित ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब उसमें जो कार्य करने की क्षमता है, पिंड में जो निहित ऊर्जा है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोल देते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं ये अधूरा स्टेटमेंट है बच्चों। देखो, आप लोगों ने गतिज ऊर्जा पढ़ा था, तो आपने क्या कहा था कि कोई पिंड है, यदि उसमें गति है ना, तो गति के कारण उस पिंड में क्या है? बोलो, उस पिंड में बोलो क्या है बच्चों? कार्य करने की क्षमता, यानी गति के कारण उसमें एक निहित ऊर्जा है।
और उस वाली ऊर्जा को हम लोग क्या बोल देते थे, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। तो जो ये गतिज ऊर्जा है ये किसके कारण है, गति के कारण। ऊर्जा का मतलब कार्य करने की क्षमता, है ना। और कार्य करने की क्षमता का मतलब यदि किसी बॉडी में कार्य करने की क्षमता है, यानी वो यदि कार्य कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकती है, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। आप अभी भी क्या पढ़कर आ चुके हो, आप कार्य ऊर्जा पर में पढ़ के आ चुके हो, यदि किसी पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया, इसका मतलब उसमें वर्क हो रहा है, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ओके, तो गति के कारण जो ऊर्जा है उसको आप क्या बोलते हो, गतिज ऊर्जा। ऐसे ही आप बोलते हो स्थिति के कारण जो ऊर्जा है उसको आप क्या बोलते हो, स्थितिज ऊर्जा। और एक बड़ा शानदार सा एग्जाम्पल आपको पता होता है, कि m द्रव्यमान का कोई पिंड धरातल से h ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर। तब आप बोलते हो कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, mgh। कितना होता है, mgh। आप सब जानते हो ये बात, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा होता है ना, यानी इसके पास एनर्जी है। एनर्जी का मतलब इसके पास कार्य करने की क्षमता, और उस क्षमता का मान कितना है, mgh। ठीक है। अब हमें इसको देखना है कि यह पार्टिकल h हाइट पर किसी स्थिति a पर रखा हुआ है, और इसकी a पर स्थिति के कारण इसमें कोई गतिविधि नहीं है। h हाइट पे पार्टिकल आपके हाथ में है, केवल इसके पास क्या है, पोजीशन। इसमें मोशन नहीं है, आपके हाथ में रुका हुआ है पार्टिकल, ठीक है। केवल और केवल ये अर्थ से h हाइट पर है, अर्थ से h हाइट पे है ना। तो पॉइंट A पर इसका एक पोजीशन है। इस पोजीशन के कारण इसमें क्या है, एक ऊर्जा है बच्चों। पोजीशन के कारण जो ऊर्जा है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति के कारण जो ऊर्जा है उसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। वो स्थितिज ऊर्जा आपको कैसे दिखेगी, जरा गौर से देखो। जैसे ही आप इस पार्टिकल को बच्चों मुक्त रूप से छोड़ोगे, है ना, तो देखो प्रारंभ में इसका वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 है, तो बोलो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। अब जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, इसका फ्री फॉल होगा और ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, और लगातार इसका स्पीड बढ़ेगा। इसका जो स्पीड है वो लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। अब प्यारे बच्चों, यदि स्पीड बढ़ रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और आप लोग कहते हो यदि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के क्या है, बराबर है। इसका मतलब इस बॉडी पे वर्क हो रहा है, यानी ये बॉडी खुद वर्क कर रही है, खुद अपनी गतिज ऊर्जा में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, खुद चल सकती है। इसका मतलब इसके पास क्या है, एनर्जी है। और वो वाली जो एनर्जी है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम दिया है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब यदि आप इस पिंड को बिंदु A की बजाय थोड़ा और ऊपर किसी बिंदु B पे रख दो बच्चों, तो ये हाइट पहले से बड़ा है, इसको बड़े S से लिख दिया। तो अब इसके पास जो ऊर्जा है उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ गई, स्थिति चेंज हो गई। पहले स्थिति क्या थी, A, अब स्थिति बोलो क्या है, B। स्थिति चेंज हो गई। यदि स्पीड ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है ना, ठीक वैसे ही यदि हाइट ज़्यादा है यानी स्थिति डिफरेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट होगी। और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी होती है। ये क्यों होती है, इसका मान कैसे आया, वो तो बाद की बात है। तो बच्चों ये वाली इसके पास एनर्जी आ गई, इसका मतलब जैसे ही आप इसका फ्री फॉल करोगे तो ये इतना कार्य कर सकती है, यानी इतना इसमें क्या है, कार्य करने की क्षमता है। इसका मतलब ये इतने मान की अपनी गतिज ऊर्जा में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो आप देखते हो कि किसी भी पार्टिकल को आप किसी भी हाइट पे ले जाके यदि मुक्त रूप से छोड़ोगे तो वो अपने आप चलने लगती है। इसका मतलब वो क्या करने लगती है, कार्य करने लगती है, यानी उसके पास क्या है, कार्य करने की क्षमता है। और कार्य करने की क्षमता का मतलब उसके पास क्या है, ऊर्जा है। और ये ऊर्जा किसके कारण है बच्चों, स्थिति के कारण है। ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये स्टेटमेंट अधूरा है। अब इस स्टेटमेंट को मैं पूरा करता हूँ। आप कहते हो ना कि स्थिति के कारण निहित ऊर्जा, क्या बोलते हो, स्थिति के कारण निहित ऊर्जा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा बच्चों, थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है। स्थिति के कारण नहीं बच्चों, किसी कण की संरक्षी बल क्षेत्र में स्थिति के कारण,
कल बताऊंगा मैं आपको बच्चों। फोर्स को यदि कैटेगरी में बांटे तो फोर्स दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक तो होता है बच्चों संरक्षी बल। एक नॉन कंजर्वेटिव यानी कौन सा बल? असंरक्षी बल। एक तो होता है बच्चों संरक्षी बल और एक होता है असंरक्षी बल। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल की, जो पृथ्वी लगाती है, पृथ्वी पिंडों को अपनी ओर खींचती है ना। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, है ना। उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसका उदाहरण है? संरक्षी बल का। किसका उदाहरण है? संरक्षी बल का। ठीक है, कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं, आगे आपको बताऊंगा। यहाँ अपना ये टॉपिक नहीं है, यहाँ अपने किसको पढ़ना है? पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना है। तो बच्चों संरक्षी बल क्षेत्र में किसी कण की स्थिति के कारण, केवल स्थिति के कारण नहीं, संरक्षी बल क्षेत्र में स्थिति के कारण, है ना। ये जो ऊर्जा आती है ना, ये स्थिति के कारण नहीं आती बच्चों, संरक्षी बल क्षेत्र में स्थिति के कारण ऊर्जा आती है। संरक्षी बल क्षेत्र में स्थिति के कारण ऊर्जा आती है ना। तो पूरा डेफिनेशन क्या बन गया? किसी पिंड की, किसी कण की संरक्षी बल क्षेत्र में स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा आ जाती है उसे क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बच्चों आप लोग देखो, ये क्या चीज है? अर्थ के चारों ओर उसका गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। उसमें यदि कोई भी पिंड आ जाएगा अर्थ के चारों ओर, उसका एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है बच्चों। कोई भी पिंड आ जाएगा, जैसे उसका फ्री फॉल करोगे अर्थ उसको क्या करेगी? खींच लेगी, है ना। तो अर्थ के चारों ओर जो ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसमें अर्थ पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाती है। कौन सा बल लगाती है? गुरुत्वाकर्षण का बल। और गुरुत्वाकर्षण का बल कौन सा बल होता है? संरक्षी बल। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? संरक्षी बल क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संरक्षी बल क्षेत्र। बच्चों ध्यान से सुनना, ये आपका अर्थ है, ठीक है। और इसके चारों ओर बहुत सारे पॉइंट हैं। मैंने इससे h हाइट पर ये कोई पॉइंट A लिया हुआ है और इस पॉइंट पे मैंने किसको रखा हुआ है? m द्रव्यमान के पिंड को। जैसे ही मैं इसका फ्री फॉल करूंगा, है ना, गिराऊंगा नहीं ऐसे, मैं तो ऊपर फेंक सकता हूँ भाई, है ना। और इसको किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकता हूँ, है ना। मैं इसका फ्री फॉल कर रहा हूँ, मुक्त रूप से छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है? ऊर्ध्वाधर नीचे गिरना शुरू हो जाता है बढ़ते वेग से, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। इसका मतलब इस पर वर्क हो रहा है। इसका मतलब इसमें क्या है बच्चों? कार्य करने की क्षमता है। अपने आप चल रहा है, ये अपने आप चल रहा है। इसका मतलब इसमें क्या है बच्चों? कार्य करने की क्षमता है। और वो क्षमता ही इसकी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन आप एक विचार करो कि हमारा जो अर्थ है उससे भगवान जो है वो गुरुत्वाकर्षण की ताकत को छीन ले, यानी पृथ्वी पिंडों को खींचना छोड़ दे। या आप किसी ऐसे प्लेनेट पे चले जाओ जहां ग्रेविटी है ही नहीं, या मान लो आप स्पेस में चले जाओ बच्चों जहां ग्रेविटी ना हो, गुरुत्वाकर्षण ना हो, यानी बल क्षेत्र ना हो, है ना। किसी भी प्लेनेट के, किसी भी पिंड के, है ना, किसी भी गोले के चारों ओर यदि गुरुत्वीय क्षेत्र ना हो, वहां चले जाओ। वहां जाकर आप क्या काम करो? किसी हाइट h पर किसी बाल का फ्री फॉल करो, यानी मुक्त रूप से छोड़ो, ठीक है। तो बाल वहीं लटका रहेगा बच्चों, चलेगा नहीं, ठीक है। और ऊपर ले जाओ आप इसको, और ऊपर लेके चले जाओ। ये बाल जो है वो पॉइंट A के बजाय, यदि ग्रेविटी ना होती, अर्थ में खींचने की ताकत ना होती, तो पॉइंट A की बजाय आप इसको कहाँ रख दो? पॉइंट B पर रख दो, यहीं लटका रहेगा, ठीक है। किसी पॉइंट C पे रख दो, यहीं लटका रहेगा, चलेगा ही नहीं। तो ये चलने की ताकत, ये कार्य करने की ताकत इसमें किसके कारण आई? तो संरक्षी बल क्षेत्र के कारण आई। अर्थ इसको खींचती है ना, इसलिए इसमें ताकत आई। तो स्थिति के कारण नहीं, संरक्षी बल क्षेत्र में स्थिति के कारण। ए संरक्षी बल क्षेत्र में स्थित बिंदु है, बी संरक्षी बल या गुरुत्वाकर्षण बल में स्थित एक बिंदु है। इसी प्रकार ये भी गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र में स्थित एक बिंदु है। तो केवल स्थिति के कारण नहीं बच्चों, किसके कारण? संरक्षी बल क्षेत्र में स्थिति के कारण पिंडों के पास या वस्तुओं के पास या कणों के पास क्या आ जाती है? कार्य करने की क्षमता आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है ना, वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो हेडिंग आपका लगाया हुआ है ना। क्या हेडिंग लगाया हुआ है आपने हेडिंग लगाया हुआ है पोटेंशियल। क्या हेडिंग लगाया हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कौन सी ऊर्जा बच्चों? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। कौन सी ऊर्जा भाई? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए, संरक्षी बल क्षेत्र में किसी पिंड की, कण की, वस्तु की स्थिति के कारण
स्थिति के कारण। ध्यान देना, ये लाइन एक्स्ट्रा जोड़ी है मैंने, संरक्षी बल क्षेत्र में, ये महत्वपूर्ण है। यदि ये नहीं होगा तो भाई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। संरक्षी बल क्षेत्र में किसी पिंड की स्थिति के कारण उसमें, गति के कारण नहीं बच्चों, स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा, उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है। जैसे हम लोग फूड लेते हैं, फूड लेते ही हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, कार्य करने की क्षमता आ जाता है ना। हम दौड़ लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं, किसी अन्य बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं, है ना। वैसे ही किसी पार्टिकल में यदि स्पीड आ जाता है, मोशन आ जाता है, गति आ जाती है, तो वो भी ऐसा कर सकता है। ठीक इसी प्रकार कोई पार्टिकल जो है वो संरक्षी बल क्षेत्र में स्थिति के कारण भी ऐसा करने की स्थिति में आ जाता है, यानी उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो संरक्षी बल क्षेत्र में किसी पिंड की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को, है ना, पिंड की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पिंड की स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का जनरल जो सिंबल है वो यू होता है बच्चों, बड़े वाला यू, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या लिखा आपने, संरक्षी बल क्षेत्र में किसी पिंड की स्थिति के कारण, किसी पिंड की स्थिति के कारण नहीं, संरक्षी बल क्षेत्र में किसी पिंड की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को पिंड की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, आपने क्या लिखा था, गति के कारण पिंड में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, है ना। ऐसे आपने लिख दिया स्थिति के कारण, है ना, पिंड में निहित ऊर्जा को पिंड की स्थिति ऊर्जा। फिर आपको मैंने सिखाया था कि गतिज ऊर्जा का मापन कैसे किया जाता है। तो उसको मापने का तरीका क्या था, स्थिर पिंड को गतिमान करके v वेग प्रदान करने हेतु बल द्वारा किया गया कार्य। अरे कार्य ही ऊर्जा भाई, कार्य ही ऊर्जा है, बल द्वारा किया गया कार्य कैलकुलेट किया था। और हमने कहा था कि वो जो वर्क डन है ना, वो ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन आया था हाफ mv², और उसको हमने क्या बोल दिया था, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ भी वर्क डन होगा, और वो वर्क डन ही बोलो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसका मापन कैसे किया जाता है, तो आप लोग लिखेंगे अगला हेडिंग डाल के, और ये टॉपिक हम कल कंप्लीट करने वाले हैं। आज हेडिंग लगा के रख लो, स्थितिज ऊर्जा का मापन। क्या हेडिंग लगा के लिख लो, स्थितिज ऊर्जा का मापन, यानी स्थितिज ऊर्जा को किस प्रकार से मापा जाता है। और मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो कल देखते हैं मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का दूसरा प्रकार था, ये पहला प्रकार था आपका काइनेटिक एनर्जी, है ना, जो पिंड में गति के कारण आती है। दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जो पिंड में स्थिति के कारण आता है, लेकिन स्थिति कहाँ, संरक्षी बल क्षेत्र में। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पूरा करते हैं। ओके, थैंक यू।